हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 1, है ना। क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग पूरा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं लाइन बाय लाइन। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर मेरे प्ले लिस्ट पर देख सकते हो। तो आज हम लोग सीधा क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं फटाफट। और मैं ना उसके लिए अलग से स्लाइड लेके आया हूँ, जिससे कि आपको ना आराम से आप उसमें से क्वेश्चन को लिख लो, स्लाइड्स को रोक के। ठीक है, स्क्रीन को रोक करके आप अपना आराम से क्वेश्चन आंसर उतार लो वहाँ से। ठीक, तो चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो। आपको सारे साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी के आपके चैप्टर्स के, और इवन संस्कृत अगर आपका है तो संस्कृत का भी आपको चैप्टर्स यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, विद क्वेश्चन आंसर्स। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है? वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको कि राजा को क्यों सलाह दी गई थी कि वो मैजिशियंस के पास जाए? ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? ये देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं और जूम कर देता हूँ अगर नहीं दिख रहा है किसी वजह से तो। ये लो, अब तो बिल्कुल ही क्लियर आ गया होगा, है ना। ये लो, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियन? किंग को क्यों सलाह दी गई कि वो राजा के पास जाए? तो आंसर क्या होगा? सम ऑफ द वाइज मैन who came to the king to answer his questions said that there was some things which could be so urgent that they could not wait for the council's decision. अब वहाँ पे जो आए थे बुद्धिजीवी लोग, उन लोगों में से कुछ लोगों ने राजा को सलाह दी कि देखो, कुछ एक ऐसे मैटर आ सकता है, अर्जेंट मैटर आ सकता है कि जहाँ पे आप काउंसिल के डिसीजन का इंतजार नहीं कर सकते हो, आपको इमीडिएट चाहिए हो सकता है डिसीजन देना पड़े, फ्यूचर में ऐसी भी कोई सिचुएशन आ सकती है। एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम टू डू समथिंग, वन नीड्स टू नो द फ्यूचर। और अगर आपको ये पता करना है कि क्या सही समय है, कौन सा सही समय है जिस समय कोई काम करना चाहिए, तो आपको पहले से फ्यूचर का पता होना चाहिए। एंड दैट कैन बी डन बाय मैजिशियंस ओनली। सो द किंग वाज एडवाइज टू द गो टू मैजिशियंस। और उनका मानना था कि भविष्य सिर्फ मैजिशियंस, जादूगर, मैजिशियन मतलब जादूगर लोग ही देख सकते हैं। तो इस चलते उन्होंने सलाह दी राजा को कि आप जादूगर के पास ही जाइए। ठीक है, क्या था क्वेश्चन कि राजा को क्यों सलाह दी गई जादूगर के पास जाने की? तो कुछ बुद्धिजीवियों का ये कहना था कि देखो, भविष्य में कोई ऐसा अर्जेंट मैटर आ सकता है ना, अर्जेंट काम आ सकता है जिसको कि काउंसिल का डिसीजन का वेट नहीं किया जा सकता कि हाँ भाई, डिस्कस करने के बाद फिर हम डिसीजन लेंगे। तो और राजा तो वैसे ही पहले ही से सोच रहा था कि कौन सा सही समय हो, मैं उसी समय पे काम करूंगा। तो अगर कोई सही समय जानता है, उन लोगों के हिसाब से भविष्य कोई जानता है, तो वो है जादूगर। इसलिए जादूगर के पास राजा को जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर था। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इंपॉर्टेंट टू द किंग? अब लोगों के हिसाब से जो दूसरा क्वेश्चन था राजा का, है ना, उस क्वेश्चन के लिए कौन से लोगों की एडवाइस सबसे बेस्ट रहेगी? ठीक है, तो इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, द एडवाइस ऑफ किंग्स काउंसलर और प्रिस्ट और डॉक्टर और किंग्स सोल्जर वुड बी द इम्पोर्टेंट टू किंग। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था उसका कि राजा को किसकी बात सुननी चाहिए, है ना। तो जो वहां पे इंटेलिजेंट लोग आए हुए थे, उन लोगों ने क्या बोला कि राजा को अपने काउंसिल के लोगों की बात सुननी चाहिए, या तो प्रिस्ट की बात सुननी चाहिए, मतलब पंडित की बात सुननी चाहिए, या तो डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, या तो फिर राजा के जो अपने शोल्जर हैं उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? तीसरा क्वेश्चन तो यहीं पे मैंने मेंशन कर रखा है। व्हाट सजेशंस वर मेड इन फेवर ऑफ टू द थर्ड क्वेश्चन? अब तीसरे क्वेश्चन के लिए क्या सजेशन दे रखा था लोगों ने, है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट काम है, कैसे पता चल रहा राजा को? तो इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, सम वाइज मैन एडवाइज्ड साइंस, कुछ ने सलाह दी कि विज्ञान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर्स चोज फाइटिंग, कुछ ने बोला कि लड़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है, लड़ेंगे नहीं तो हम दूसरे एरिया पे कैसे कब्जा करेंगे, दूसरे एरिया पे कब्जा नहीं करेंगे तो हमारे रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, है ना। एक तो रेवेन्यू बढ़ाना है, दूसरा ऊपर से खाना पीना, खेत वेत भी हमारे बढ़ेंगे। ठीक, एंड अदर्स सेड रिलीजियस वर्शिप, फिर और कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, वुड बी द बेस्ट अफेयर्स फॉर द किंग टू डू। तो ये था आपका आंसर। आराम से लिख लो इसको स्क्रीनशॉट लेके या स्क्रीन को रोक करके। ठीक, चौथा क्वेश्चन, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड? इफ नॉट, व्हाई नॉट? तो जो लोग आए थे, है ना, वाइज मैन मतलब
जो बुद्धिजीवी लोग आए थे उनमें से किसी को इनाम मिला? हाँ, इफ नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं मिला, वाई नॉट? तो आंसर क्या होगा? राजा ने किसी को भी अवार्ड नहीं दिया था। नो, द वाइस मैन डिड नॉट विन द रिवार्ड। क्यों? बिकॉज द आंसर टू द किंग्स क्वेश्चन वर सो डिफरेंट। इसलिए नहीं राजा ने किसी को इनाम दिया क्योंकि सबने अलग अलग दिया था सजेशन अपना, है ना। दैट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड टू एनीवन। और उसको किसी के भी आंसर का सेटिस्फेक्शन नहीं लगा, किसी से के उत्तर से वो संतुष्ट नहीं हो पाया, है ना। इस चलते उसने किसी को भी रिवॉर्ड दिया ही नहीं। ठीक। पांचवा क्वेश्चन, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन? अब राजा और उस सन्यासी ने किस तरीके से जख्मी आदमी की हेल्प की थी, ये क्वेश्चन है। ठीक है। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द वुंडेड मैन्स क्लोथिंग, washed the wound in the stomach and covered it with a handkerchief. When the bleeding did not stop, the king redressed the wound. जब वो जख्मी आदमी आया तो लोगों तो राजा और सन्यासी ने मिलकर उसके कपड़े हटाए, है ना। फिर उसका जो पेट में जख्म था उसको धोया, ठीक। फिर उस पर अपना रुमाल बांधा, है ना, रुमाल रखा, कवर्ड इट विद हैंडकरचीफ, उसको रुमाल से ढका, है ना, दबाया उसको। लेकिन जब नहीं रुकी, तब भी उसका खून बहना नहीं रुका, तो उन्होंने क्या किया, फिर से उसकी पट्टी की। रीड्रेसिंग मतलब फिर से पट्टी करना, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने किया था। फटाक से इसका ले लो, आंसर भी समझ गए, क्वेश्चन भी समझ गए, अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से, ठीक है। छठे का पहला क्वेश्चन, हु वाज द बियर्डेड मैन? वो दाढ़ी वाला आदमी था कौन? तो द बियर्डेड मैन वाज द सॉर्न एनिमी ऑफ द किंग। बियर्डेड मैन कौन था? दाढ़ी वाला आदमी कौन था? वो जानी दुश्मन था। सॉर्न आदमी मतलब जानी दुश्मन था राजा का। हिज ग्रीवियंस वाज that the king had put his brother to death and taken away all his property. उसकी उसको क्यों गुस्सा था राजा से? उसको इसलिए गुस्सा था राजा से क्योंकि उसके जो भाई था उसको राजा ने मारा था, और जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी थी दाढ़ी वाले आदमी की, वो सब राजा ने जब्त कर ली थी, ठीक है। हिज इंटेंशन वाज टू टेक रिवेंज एंड किल द किंग ऑन हिज वे होम। और वो चाहता था कि वो अपना बदला ले राजा को मार के, जब राजा अपने घर वापस आ रहा हो। Why did he ask for king's forgiveness? उसने राजा से माफी क्यों मांगी? The bearded man felt very grateful to the king who had saved his life. जब उस दाढ़ी वाले आदमी को पता चला कि राजा ने उसकी जान बचाई है, तो उसको बहुत ज्यादा वो हुआ, है ना, फील हुआ कि हाँ भाई इसने मेरी जान बचाई है। His attitude was changed altogether. और जो उसका पहले एटीट्यूड था, है ना, भाव था राजा के प्रति, भाव था, वो सब बदल गया। He begged the king to forgive him and take him in service. उसने राजा से माफी मांगी और उससे कहा कि वो उसे अपनी शरण में ले ले, ठीक। The king forgave the bearded man. What did he do to show his forgiveness? राजा ने दाढ़ी वाले आदमी को माफ कर दिया। What did he do to show his forgiveness? और राजा ने ऐसा क्या किया कि जिससे दिखे कि हाँ भाई उसने उसको माफ कर दिया है? हाँ, तो ऐसा उसने क्या किया कि जिससे दिखे कि हाँ भाई उसने उसको माफ कर दिया, है ना। द किंग वॉज ग्लैड टू मेक पीस विद द एनिमी, विद हिज एनिमी। राजा को बड़ा सुकून था कि हाँ उसने आखिरकार अपने दोस्त से शांति वार्ता कर लिया। मेक पीस मतलब हो गया कि उससे समझौता कर लिया, है ना। ही गॉट ओनली फॉर ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट आल्सो प्रॉमिस टू सेंड अ डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड रिटर्न द प्रॉपर्टी टू हिम। उसने सिर्फ उसको माफ ही नहीं किया बल्कि उससे प्रॉमिस भी किया कि वो अपना डॉक्टर भेजेगा उसकी देखरेख करने के लिए, और साथ में उसकी प्रॉपर्टी जो जब्त हुई है उसको भी उसको वापस कर देगा, ठीक है। इससे पता चलता है कि उसने राजा ने उस दाढ़ी वाले आदमी को माफ कर दिया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 7 कर लिए ना, 8वां को टोटल है कितने क्वेश्चंस? टोटल क्वेश्चंस है आपके, अरे 8 ही क्वेश्चन है यार, ज्यादा नहीं है, शॉर्ट वाले 8 ही क्वेश्चन है। हाँ चलो आखिरी क्वेश्चन आपका, what were the hermit's answer to 3 questions? Write each to the separately. Which answer do you like the most and why? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो 3 क्वेश्चन राजा के थे, है ना, उसका सन्यासी ने क्या जवाब दिया? तीनों को अलग अलग लिखो और उसके बाद बताओ कि तुम्हें कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों पसंद आया, ये लिखना है, ठीक है। तो पहले तो हम लिखते हैं कि भाई कौन सा आंसर, तीनों के जवाब क्या क्या दिए राजा उस सन्यासी ने राजा को। पहला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम
was the king was when the king was digging the beds for the hermit. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा था? जब वो राजा उस सन्यासी के लिए गड्ढा खोद रहा था, है ना. द hermit was मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और वो जो सन्यासी था वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आदमी था उस समय. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस वाज टू हेल्प हिम, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम था उस समय वो क्या था? उस समय उसकी मदद करना था. ठीक है. दूसरा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन ही वाज ड्रेसिंग द बियर्डेड मैन्स वुंड. सबसे उचित टाइम कौन सा था, या सबसे महत्वपूर्ण टाइम कौन सा था? जब वो उस दाढ़ी वाले आदमी के जख्म की पट्टी कर रहा था, है ना, ड्रेसिंग कर रहा था. ठीक है, ड्रेसिंग करना मतलब पट्टी करना. दैट मैन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन. उस समय वो आदमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था. एंड द सर्विस रेंडर्ड टू हिम वॉज द किंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस. और उस समय जो वो उसकी सहायता कर रहा था, सर्विस करना मतलब उसको मदद कर रहा था, तो वो उस समय राजा का सबसे इंपॉर्टेंट काम था. ठीक. तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज नाउ और द प्रेजेंट. जो सबसे इंपॉर्टेंट वक्त होता है वो कौन सा होता है? अभी, जो वर्तमान में चल रहा है वो वाला समय. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज विद व्हेन वन इज एट द मोमेंट. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन होता है आपकी लाइफ में? वो होता है जो आपके साथ उस मोमेंट में है. इस मोमेंट में आपके साथ जो है, इस समय जो आपके साथ है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी होता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू गुड टर्न टू दैट पर्सन. और सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा कौन सा होता है? कि हम उस आदमी के लिए कुछ अच्छा कर सकें. यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. ठीक है. तो ये थे आपके तीनों आंसर. अब इनमें से आपको कौन सा पसंद आया? अब हर किसी को अलग अलग आंसर पसंद आ सकता है. मैं कुछ और बोलूंगा, आपको हो सकता है कोई और, तीसरे को कोई और, है ना. तो जो मुझे पसंद आया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया. द आंसर आई लाइक द बेस्ट इज द प्रेजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम. मुझे लगता है कि तीसरा वाला सबसे सही लगता है आंसर, कि जो वक्त अभी है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है ना. वर्तमान का समय सबसे इंपॉर्टेंट है. इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी कैन एक्ट. यही वो समय है जिसपे हम कुछ कर सकते हैं. भविष्य के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, जो चला गया उसके बारे में भी कुछ नहीं किया जा सकता. सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में हम कुछ कर सकते हैं. द प्रेजेंट, द पर्सन वी आर विद एट अ गिवन टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन. वर्तमान में हम जिसके साथ भी हैं वो इंसान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसान है हमारे लिए. वी कैन मेक लास्टिंग फ्रेंडशिप विद हिम. और हम चाहें तो उसके साथ पूरी लाइफ के लिए दोस्ती रख सकते हैं. आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू गुड टू दैट पर्सन. और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होना चाहिए? कि हम उस आदमी के लिए कुछ अच्छा कर सकें. ठीक है. दीज थ्री पीसेज ऑफ एडवाइस आर द बेस्ट. और मेरे हिसाब से ये तीनों एडवाइस सबसे बेस्ट है. ठीक. तो ये आपका होता है आंसर नंबर 8 भी खत्म. होप आपने लिख लिया हो. अब अगला क्वेश्चन, सॉरी, अब अगला कौन सा क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड. हाँ. तो अब हम लोग करने वाले हैं क्या? मैच द फॉलोइंग. ये भी आपके एग्जाम में आता है ना. अब यहाँ पे देखो दे रखा है कि जैसे फेंटेड मतलब होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, होश होश नहीं रहना. फेंट होना मतलब बेहोश होना. लॉस्ट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब होश रहना. लॉस्ट कॉन्शियसनेस मतलब होश नहीं रहना, उसी को कहते हैं बेहोश होना, है ना. तो आपको बताना है कि कौन सबसे क्लोज मीनिंग बता रहा है इनका. ठीक है. तो चलो देखते हैं. वुंडेड मतलब क्या होता है? जख्म, जख्म होता है ना. तो उसका सबसे क्लोज कौन सा है? सीवियरली इंजर्ड, जख्मी होना, है ना. अवोक, जगना. गॉट अप फ्रॉम द स्लीप, नींद से उठना. फॉरगिव, माफ करना. माफ करने का क्या सबसे होगा क्लोज? पार्डन, है ना. माफ करना, है ना, पार्डन. फॉरगिव हो गया. फेथफुल, फेथफुल मतलब क्या होता है? आपका वफादार. तो लॉयल मतलब भी वफादार होता है ना. तो ये दोनों क्लोज है. पिटी, दया खाना. फील सॉरी फॉर, इसका मतलब भी वही होता है किसी के लिए बुरा फील करना. बेड्स, हमने पढ़ा था कि बेड खोद रहा था, है ना, सन्यासी. तो स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, उनको बेड्स कहते हैं. घर वाला बेड नहीं. ठीक है. रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस. तो मतलब गिव बैक हो गया, है ना, किसी को वापस करना, रिटर्न करना. ठीक है. तो ये तो आपके हो गए मैच द फॉलोइंग. अब देखो इसमें क्या कह रहा है? ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर टू ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट. आपको एप्रोप्रिएट फॉर्म यूज करना है. जो ब्रैकेट में दे रखे हैं वर्ड्स, उनकी
अप्रोप्रिएट फॉर्म्स लगानी है। क्या अप्रोप्रिएट फॉर्म्स होंगी अभी देखते हैं हम अच्छे से डिटेल में, ठीक है। चलो हाँ, जैसे पहले का उन्होंने आंसर दे रखा है ना, ही हैज डैश टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज डैश, प्रॉमिस है ना। तो पहले में क्या होगा, ही हैज प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। प्रॉमिस्ड क्यों होगा, ESD क्यों होगा प्रॉमिस्ड, क्योंकि हैज है, पास्ट टेंस लगा हुआ है ना। ही हैज शी हैज, ये पास्ट टेंस दिखा रहा है, तो ये भी पास्ट टेंस का हम शो करेंगे। ही हैज प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस, है ना। अब ये प्रेजेंट की बात हो रहा है कि क्या वो अपना याद रखेगा प्रॉमिस को, उसने मुझे प्रॉमिस किया था, ही हैड प्रॉमिस टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस, क्या तुम्हें लगता है कि वो अपना प्रॉमिस को याद रखेगा, ठीक है। चलो अब अगला हम देखते हैं। द डैश सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज डैश। अब कौन कर रहा है, कौन बोलेगा, जज ही बोलेगा ना, तो इसके साथ तो कोई भी फॉर्म का नहीं रहेगा, तो हम सिंपली लिख देंगे द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस। जज ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ कुछ फ्रेश एविडेंस या न्यू एविडेंस बोल सकता है आपको, कुछ नया एविडेंस आए, सबूत आएगा, तभी वो अपना जजमेंट चेंज नहीं करेगा ना, यही बोलेंगे ना। तो वुड मेक हिम चेंज हिज, जज के जगह यहाँ पे क्या आएगा, जजमेंट आएगा सेकंड वाले में, ठीक है। पहले में जज का जज ही रहेगा, सेकंड वाले में जजमेंट आएगा, ठीक। सेकंड, आई डोंट I didn't notice any serious dash of opinion among the debaters, although they dash from one another over small points, है ना। डिबेटर्स मतलब बहस करने वाले हैं, डिबेट करने वाले। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई डिडेंट नोटिस एनी सीरियस, डिफर का यहाँ पे कौन सा लगेगा पॉइंट, डिफरेंस लगेगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, ठीक। डिफरेंट नहीं लगेगा, डिफर भी नहीं आएगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, ठीक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, हमेशा याद रखना। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स ऑल्दो दे, अब यहाँ पे क्या लगेगा भाई बताओ, यहाँ पे लगेगा पास्ट टेंस का फॉर्म लगेगा, ऑल्दो दे डिफर्ड फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, मुझे कुछ दिखा नहीं अंतर डिबेटर्स का पॉइंट ओपिनियन में, डिबेटर्स के ओपिनियन में मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा, ऑल्दो दे डिफर्ड फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स, हालांकि वो लोग कुछ एक पॉइंट्स पे अलग अलग थे लगे, है ना। तो इसलिए डिफर्ड, हम ऐसी बात करते हैं ना कि हाँ थोड़ा बड़ा अंतर था उनके पॉइंट्स में, क्योंकि वो डिबेट कर चुके हैं, आप उस चीज को सुन चुके हो, तभी आप बोल रहे हो ना इस बारे में, तो यहाँ पे इसलिए पास्ट टेंस हम लगा रहे हैं, ठीक है। डिफर्ड सेकंड में, इट्स फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू डैश, बट विल यू एक्सेप्ट माई डैश एज अ फाइनल। अब यहाँ सोचो क्या होगा, आंसर में ना, जब जहां भी आंसर देखो, कहाँ गया भाई आंसर, इसका फॉर्म बहुत कम चेंज होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। अब देखो इट्स फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर होगा, आंसर्ड नहीं हो सकता, है ना, तो आंसर होगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आंसर करने के लिए, तो हम यहाँ पे आंसर का आंसर ही लिखेंगे, बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल, पर क्या तुम मेरे आंसर को फाइनल मानोगे, तो यहाँ पे भी आंसर ही रहेगा, ठीक है। आंसर आंसर दोनों में, इट इजंट डैश दैट डैश शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन, इट इजंट क्या लगेगा, इट इजंट नेसेसरी लगेगा, इट इजंट नेसेसरी दैट डैश। अब आपने पढ़ा होगा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कभी पढ़ा हो कहीं पे, नहीं पढ़ा है तो ये याद रखना, नेसेसिटी होता है, ठीक है। सेकंड वाला में भरेंगे नेसेसिटी, is it isn't necessary that necessity should be the mother of invention, necessity आएगा सेकंड में, ठीक। hermits are dash men, hermits are क्या होते हैं, wise men होते हैं, wise का wise ही रहेगा, ठीक है। how they acquire their, क्या wise wisdom होगा, wiseness नहीं लिखेंगे, wisdom होता है, ठीक है। wisdom मतलब अपनी, आपका जो सोच है ना, जो नॉलेज है उसको बोलते हैं हम विजडम। हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल,
वो अपनी नॉलेज को किस तरीके से एक्वायर करते हैं कोई भी नहीं बता सकता, है ना। नॉलेज हो सकता है, लेकिन नॉलेज की जगह पे आपको वाइज का फॉर्म यूज करना, तो विजडम होगा, ठीक। द कमिटी हैज डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम। द डैश इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन। अब क्या होगा, द कमिटी हैज, ये फॉर्म क्या है, पास्ट का है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, डिसाइडेड हो जाएगा। कंपनी हैज डिसाइडेड टू मेक जगदीश एज द कैप्टन। द डैश इज लाइकली, तो डिसीजन इज लाइकली, डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन, ये डिसीजन सबको खुश कर देगा। आस्किंग फॉर डैश इज नॉबल एज एज विलिंगनेस टू डैश। अब देखो, आस्किंग फॉर क्या होता है, फॉरगिवनेस होगा हमेशा, माफी मांगना, फॉरगिवनेस इज नॉबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव। माफी मांगना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जितना कि किसी को माफ करना, ठीक है, विलिंगनेस टू फॉरगिव, ठीक। चलो, तो ये आपके ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब एक और इम्पोर्टेंट जो है यार, मेरे को लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको आ भी जाए एग्जाम में, स्पीकिंग एंड राइटिंग। इमेजिन यू आर द किंग, नरेट द इंसिडेंट ऑफ योर मीटिंग द हर्मिट। मान लो कि तुम वो किंग हो और अब तुम्हें कहानी लिखनी है कि तुम उस सन्यासी से मिलते हो और क्या क्या होता है वहां पे, वो आपको लिखना है, ठीक है। आपको स्टार्ट ऐसे करना है, द वाइज मैन माई आंसर्ड माई क्वेश्चंस बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड बाय देयर आंसर्स। जो किंग ने बुलाए थे ना कुछ बुद्धिमान लोगों को, उन्होंने अपना अपना आंसर दिया, लेकिन राजा तो सेटिस्फाइड नहीं था, तो इस चलते वो कह रहा आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स। वन डे आई डिसाइडेड टू गो एंड मीट द हर्मिट। एक दिन मैंने डिसीजन ले लिया कि भाई मैं जाऊंगा और सन्यासी से मिलूंगा, ठीक है। उसके आगे कहानी में लिख के लाया हूँ, आपको वहां से बताता हूँ। क्या हो गया, वन डे आई डिसाइडेड टू गो एंड मीट द हर्मिट, ठीक। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं उस हर्मिट से मिलूंगा, हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट, जो कहाँ रहता है, जंगल में रहता है। आई वोर अ कॉमन मैंस क्लॉथ्स, मैंने आम आदमी के कपड़े पहने। एंड आई लेफ्ट माई हॉर्स एज वेल एज बॉडीगार्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द हट। और उसने क्या किया, अपना घोड़ा और अपना जो उसका अंगरक्षक था बॉडीगार्ड, उन दोनों को जो सन्यासी था उसकी झोपड़ी से बहुत दूर पे रोक दिया, ठीक है। आई वेंट टू सी द हर्मिट अलोन एंड ऑन फुट। और राजा कह रहा है कि मैं अकेले, आई क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी कहानी लिख रहा है ना राजा, तो इस चलते आई लिख रहा है। तो राजा बोलता है कि मैं फिर अकेले पैदल गया उस सन्यासी से मिलने के लिए, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, या लिख लो रोक करके। आई फाउंड द वाइस मैन डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। मैंने देखा कि जो वो बुद्धिमान बुद्धिजीवी हैं वो क्या कर रहे थे, अपनी कुटिया झोपड़ी के आगे जमीन में कुछ गड्ढा खोद रहे थे। ही वॉज ओल्ड एंड वीक, वो वृद्ध थे और बहुत ही कमजोर थे। ही लुक टायर्ड, वो थके हुए भी लग रहे थे। ही वॉज ब्रीदिंग हैविली, और वो हाफ पी रहे थे। आई वेंट अप टू हिम एंड पुट टू हिम माई 3 क्वेश्चंस। मैं उनके पास गया, और पुट मतलब होता है मैंने रखा, है ना, मैंने अपने 3 सवाल उनके सामने रखे। कौन से थे वो 3 सवाल, द राइट टाइम टू डू समथिंग, किसी चीज को करने का सही समय क्या है, द पीपल आई नीडेड द मोस्ट, कौन से वो आदमी है जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए होते हैं या जिन पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, आप ये कह सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर्स फॉर मी, और मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं, ये 3 क्वेश्चन मैंने उस सन्यासी के सामने रखे, है ना। द हर्मिट लिसन टू मी बट वेंट ऑन डिगिंग। अब वो सन्यासी ने मेरी बात तो सुन ली, लेकिन वो गड्ढा खोदता रहा। आई डिसाइडेड टू गो टू डू द डिगिंग माई सेल्फ सो दैट द हर्मिट माइट हैव सम रेस्ट। फिर कहता है कि मैंने सोचा कि चलो मैं गड्ढा खोदता हूँ और सन्यासी को थोड़ा सा आराम करने देता हूँ। आई डेक 2 बेड्स, मैंने 2 क्यारियां खोल दी। देन आई रिपीटेड माई क्वेश्चन, उसके बाद मैंने फिर से अपने सवाल पूछे। बट दे वेंट डाउन एंड आई वॉज रेडी टू टेक लीव। और उसने कोई जवाब नहीं दिया सन्यासी ने, और फिर मुझे लगा कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जस्ट देन अ बियर्डेड मैन केम रनिंग टुवर्ड्स अस। उसी समय एक दाढ़ी वाला आदमी हमारी तरफ दौड़ता हुआ आया। ही वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा था, ठीक। फटाक से स्क्रीनशॉट खींच लो या रोक के स्क्रीन को रोक के आप लिख लो। चलो अगला, आई वॉश्ड हिज वुंड एंड बैंडेज्ड इट
मैंने उसके जख्म धोए और मैंने पट्टी कर दी उसकी। बीइंग टायर्ड आई ऑल्सो फेल asleep, मैं थक गया था तो मैं भी सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग आई गॉट द आंसर्स टू माई क्वेश्चन, अगली सुबह मेरे को मेरे सवालों के जवाब मिल गए। नाउ नाउ सेट द हर्मिट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, और सन्यासी ने बताया कि जो वर्तमान का समय होता है वही सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। द पर्सन वन इज विद एट द मोमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, और आप अभी जिसके साथ भी हो, जिस इस वर्तमान इस क्षण में, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी है। टू डू दैट मैन गुड इज वंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और उस आदमी के लिए आप कुछ अच्छा कर सको, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, तो ये आपका लिखना है, तो आप इसको सारा को या तो स्क्रीन को रोक के लिख लो आंसर आप, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी कहानी ही लिखनी है आपको, ठीक है। दोबारा इसमें क्या है, इस बार आपको इमेजिन करना है कि आप सन्यासी हो और आपको बताना है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो कैसे आंसर शुरू होगा। वन डे आई वॉज डिगिंग इन माई गार्डन, सन्यासी लिख रहा है कि मैं अपना गार्डन में खुदाई कर रहा था। ए मैन इन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स केम टू सी मी, एक आम आदमी एक आदमी आया, ऑर्डिनरी क्लॉथ मतलब सादे कपड़ों में आदमी आया मुझसे मिलने के लिए। आई न्यू ही वॉज अ किंग, ही वॉज द किंग, मुझे पता था कि वो राजा है। आई ग्रीटेड हिम, मैंने उसे क्या बोलेंगे, ग्रीट करना मतलब नमस्कार करना बोला है ना, नमस्कार किया। आई ही पुट टू मी 3 क्वेश्चंस, उसने मुझसे 3 सवाल किए। ही वॉज एंशियस टू गेट आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस, वो बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा था उन तीनों प्रश्न के उत्तरों के लिए, उत्तर के लिए, प्रश्नों के उत्तर के लिए। बट आई डिडंट स्पीक, पर मैं कुछ बोला नहीं। ही टुक द स्पेड फ्रॉम मी टू गिव मी रेस्ट, और उसने मुझसे कुदाल ले ली और बोला कि आप मुझे आराम करने दिया। ही रिपीटेड हिज क्वेश्चंस आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटे के बाद उसने फिर से वही सवाल मुझसे पूछे। जस्ट देन अ बियर्डेड मैन केम रनिंग टुवर्ड्स अस, उसी समय एक दाढ़ी वाला आदमी हमारी तरफ दौड़ता हुआ आया। वी रिमूव्ड हिज ब्लड सोक्ड क्लोथिंग, सबसे पहले तो हमने उसके वो वाले कपड़े बदले जिस जो खून से लथपथ थे। द किंग वॉश्ड द मैन्स वुंड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, राजा ने उसका जो जख्म था उस आदमी का, उसको धोया है ना, और उसके बाद उसको अपने रुमाल से ढक दिया। ही ऑल्सो ऑफर्ड वाटर टू द मैन, उसने उस आदमी को पानी भी पिलाया। वी कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट, उसके बाद फिर हम उस जख्मी आदमी को झोपड़ी के अंदर ले गए। सिंस इट वाज क्वाइट लेट द टायर्ड किंग ऑल्सो वेंट टू स्लीप ऑन द फ्लोर, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी तो वो थका हुआ राजा भी वहीं जमीन पे सो गया। इन द मॉर्निंग द वुंडेड मैन बेग्ड द किंग टू फॉरगिव हिम, और अगली सुबह जो जख्मी आदमी था उसने राजा से माफी मांगी। ही रिवील्ड द एविल पर्पस ऑफ हिज कमिंग टू द फॉरेस्ट, और उसने बताया कारण कि वो क्यों आया था जंगल में, किस कारण से वो आया था जंगल में, है ना, वो बताया उसने। ही हैड प्लान टू किल द किंग हु हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ, और वो जो दाढ़ी वाला आदमी था वो राजा को जान से मारना चाहता था क्योंकि राजा ने उसके भाई को जान से मारा था। ही वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द किंग सर्विस, लेकिन जब उसने देखा कि राजा ने उसकी कितनी मदद की तो उससे उसका दिल भर आया। ही वॉन्टेड टू सर्व द किंग फेथफुली ऑल हिज लाइफ, और फिर उसने सोचा, ऐसा डिसाइड किया कि अब वो राजा की पूरी जिंदगी फेथफुल रहेगा, मतलब उसके प्रति वफादार रहेगा। द किंग बिफोर टेकिंग लीव repeated his questions. I gave him 3 set of answers. और राजा जाने से पहले एक बार फिर से मुझसे वो 3 क्वेश्चन पूछता है और मैंने उसे 3 अलग अलग उत्तर दिए। ही वॉज सेटिस्फाइड, और वो राजा संतुष्ट हो गया। ठीक, तो ये सारा का सारा आप लिख लेना, ठीक है, स्क्रीन को रोक करके। तो ये था आपके सारे क्वेश्चंस, है ना, मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, और सारा का सारा डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया आपका। ठीक, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, या फिर देखता हूँ मैं ये पोएम भी करा दूंगा, छोटी सी पोएम है, कुछ भी खास नहीं है, तो ये हम देख लेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फटाक से कर लो, वरना बहुत घाटा हो जाएगा। अपने फ्रेंड्स को ही बोल देना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।